हेलो माय यंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ। पिछला वीडियो जो था मेरा वो था आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने उनको देखा होगा। अगर आप नहीं देख पाए होंगे, अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो एक बार ज़रूर उसको आप देख लेंगे। देखने के बाद आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का जो वीडियो है मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज और मास दोनों में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, ये हम लेके आ रहे हैं। पहले भी हम लोग पढ़े थे क्या कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स, मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। आज का वीडियो में है उस दोनों में क्या डिफरेंस है, मास में और इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या डिफरेंस है। अभी तो मेरा क्लास चल रहा है आपके साथ 12 के लिए स्टार्टिंग पीरियड में। 11th का अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं फिर आपके साथ आऊँगा और उसमें 11th का वीडियो वो MCQ पर आधारित होगा। वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप मेरे साथ संपर्क में बने रहेंगे और उसका भी आनंद लेंगे। 1-2 दिन में हम आपके साथ उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मास जो होता है एक मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी उसको कहते हैं हम लोग। जो क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। वो हिंदी में उसको मूल राशि कहते हैं, वो द्रव्यमान है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये व्युत्पन्न राशि है। मतलब यह राशि किसी दूसरे राशि पर निर्भर करती है। आपको बताए थे उस दिन फॉर्मूला में हम पिछले वीडियो में कि आवेश इक्वल टू विद्युत धारा गुना समय, इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इसलिए इसको हम लोग व्युत्पन्न राशि मानते हैं, क्योंकि ये वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूल राशि है और टाइम भी मूल राशि है। इसलिए यह राशि मूल राशि पर निर्भर करती है, इसलिए इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। इसलिए पहला पॉइंट हो गया हम लोग का कि मास जो है वो द्रव्यमान जो है वो मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि है। दूसरा पॉइंट है मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। द्रव्यमान जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। +2 kg, +5 kg, +3 kg ये हमेशा प्लस में रहेगा। -2 kg, -5 kg नहीं संभव है। इसलिए मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक है। लेकिन आप पढ़े आवेश जो है चार्ज वो 2 प्रकार का था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसलिए आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। मास के कारण जो फोर्स काम करता है वो हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स है, आकर्षण का बल काम करता है। इसलिए द्रव्यमान के कारण हमेशा आकर्षण का बल काम करता है। लेकिन यहाँ पर आवेश जो रहेगा, अगर दोनों आवेश सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वहां हो जाएगा विकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल या रिपल्शन का फोर्स कहेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो वो कहलाएगा आकर्षण का बल। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं हम लोग कि मास जो है वो कंजर्व नहीं रहता है, आवेश संरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि मास जो है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। E=mc² के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाती है, इसलिए हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन आवेश हमेशा संरक्षित रहता था। वो हम लोग देखे थे कि ग्लास रॉड को सिल पर रगड़ने के पहले भी टोटल चार्ज जितना होता था और रगड़ने के बाद भी टोटल चार्ज उतना ही होता था। इसलिए आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। यह आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द्रव्यमान का मान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। किसी बॉडी का मास रेस्ट कंडीशन में और उसी बॉडी का मास मूविंग कंडीशन में सेम नहीं होगा। तो मूविंग कंडीशन में सेम नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? तो कहता है कि ये मास जो निर्भर करता है m=m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। m0 इज द मास ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट। वस्तु जब विराम की कंडीशन में है तो उस समय जो उसका मास है उसको m0 कह रहे हैं, और जब ये मूविंग कंडीशन में है उस समय इसका मास m है। v हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉडी और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लेकिन यहाँ आप पढ़े थे चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी में, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब वस्तु आवेश जो होता है वो निरपेक्ष होता है। आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर
नहीं करता है, जबकि वहां पर निर्भर करता है। अब यहाँ देखिए 6 पॉइंट कह रहा है द्रव्यमान के स्थानांतरण से आवेश में परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ कह रहा है आवेश में स्थानांतरण से द्रव्यमान बदल जाता है। अब कैसे आवेश में स्थानांतरण होता था, आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिवली चार्ज, वस्तु जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना उसका मास घट जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करेगा उतना मास उसका बढ़ जाएगा। इसलिए आवेश में ट्रांसफर होने से मास चेंज करता है, लेकिन मास में चेंज होने से, ट्रांसफर होने से आवेश में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है। कोई बॉडी आपको बताया क्या कितने प्रकार का हो सकता है, न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, उदासीन वस्तु, धन आवेशित वस्तु और ऋण आवेशित वस्तु। तो उदासीन वस्तु में तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका मास है कि नहीं है, है। इसलिए कहता है द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान का संभव नहीं है। चार्ज जो होगा किसी बॉडी पर होगा और उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास रहेगा, इसलिए आवेश बिना द्रव्यमान का संभव नहीं है। और आवेश यहां लिख रहा है द्रव्यमान, इसके कारण विद्युत धारा, इसके कारण यहां पे हो जाएगा हम लोग का, इसके कारण द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है द्रव्यमान के कारण। और यहां है विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास, मास के कारण गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। और आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F बराबर G m1 m2 into m2 बाय r स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ये मेन पॉइंट डिफरेंस था इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में। ये 5-6 पॉइंट इधर से आया, 5-6 पॉइंट इसको आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसको आता है, 3-4 पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका MCQ के रूप में दिया जाता है, इसलिए उस पर आप देखेंगे ध्यान से और हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहेंगे। अब फिर हम आपके साथ एक बार दोबारा आपसे कह रहे हैं कि 11th का हम बहुत जल्द MCQ लेकर के आ रहे हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम किसी प्रकार की समस्या का समाधान करते रहेंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे 11th के लिए। और 12 का जैसे अभी क्लास चल रहा है वो क्लास चलते रहेगा। इसके बाद का जो टॉपिक्स होगा कूलम्स लॉ, इसके बाद का जो टॉपिक्स होगा हम लोग का आएगा वो कूलम्स का लॉ। जैसे यहाँ न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन आया, वहाँ कूलम का नियम आएगा, और कूलम का नियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, सिलेबस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसके साथ आता है। इसलिए हमारे वीडियो के साथ आप बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, और अच्छा लगने पर इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, वही हमारे लिए टॉनिक के रूप में आएगा। थैंक यू।